मैं मनोज कुमार आपका मनोज आईएएस एकेडमी के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं जिसका नाम है एनसीईआरटी विद मनोज सर। आइए इसमें हम एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है कि आप लोगों को इतिहास के साथ साथ एक और अन्य विषय की भी तैयारी साथ के साथ होती रहे। ऐसा ना हो कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के हम बोर हो जाएं, इसलिए थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, थोड़ा सा दिमाग को सुकून देने के लिए इस नए विषय को मैंने शुरू कर रहा हूं। ठीक है। और आज का जो विषय है वो है सामाजिक विज्ञान के तहत राजनीतिक विज्ञान। कक्षा 6 की एनसीईआरटी है और इस राजनीतिक विज्ञान की कक्षा 6 की एनसीईआरटी का जो सब्जेक्ट का टाइटल है वो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1। बात आती है कि इसमें आखिर होगा क्या। देखिए, हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते उस समाज का एक हिस्सा हैं जिसमें बहुत सारी हमारे जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियां संचालित होती हैं। जैसे हमारा एक राजनीतिक व्यवस्था है, हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है और अन्य ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने सामाजिक जीवन में जीते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग केवल एक सामान्य इंसान नहीं हैं, कॉमन मैन नहीं है, बल्कि हम लोग एक ब्यूरोक्रेट बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज आपको और बता दूं कि जो लगातार आप लोगों का जो हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है उसके डाउन होने का कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण और भी है। किसी भी चीज की जो मूलभूत समझ है उस पर ग्रिप ना बनाना। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश की कि जब तक किसी भी सब्जेक्ट के कोर को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके इतने बड़े कंटेंट को छोटा समराइज करके टू द पॉइंट बात नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए उसका सार समझना बहुत जरूरी है। तो उस मामले में एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो अल्टीमेट है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का उद्देश्य ही यही है कि इसमें हम लोग उस व्यवस्था को समझने की कोशिश करें जिसे हम आगे चल करके अपर लेवल पर, एडवांस लेवल पर थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के एडवांस सेक्शन को पढ़ेंगे। लेकिन उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग यहीं पर हो जाए तो सोचिए कि उस ऊपर की चीज को समझना कितना आसान हो जाएगा। जनरली लोग पॉलिटी के लिए एक किताब पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत की। क्या लक्ष्मीकांत की किताब हमारे सारे सवालों का जवाब दे सकती है जो हमारे सामाजिक वो राजनीतिक जीवन में घटित हो रहे हैं? उसका सार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य नहीं है, वो चीज उसमें नहीं समझाई जाएगी। वो उसमें केवल और केवल एक चीज समझाई जाएगी और वो है आपके कि उसमें संविधान और संविधान से जुड़ी हुई जो गूढ़ बातें हैं उनको समझा दिया जाएगा। लेकिन जो आधार चीज है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, आम आदमी की तरह और थोड़ा सा अपर लेवल की तरह कैसे समझे, क्योंकि अल्टीमेट इन सब चीजों को समझ करके हमें इन्हीं लोगों के बीच में जाके काम करना है। और यूपीएससी ऐसे ही कैंडिडेट को पसंद करता है जो कि उस सार को समझते हो। यही वजह है कि नए नए लड़के जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आते हैं, जो इन सब चीजों के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही रह जाते हैं। आखिर क्यों? ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन कर जाते हैं। जो सार है, जिस चीज की जरूरत है, जो वो पूछा जाता है, वो लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस मामले में एनसीईआरटी अल्टीमेट है। तो दोस्तों, इसी चीज को हम लोग शुरू करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे सामाजिक विज्ञान का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, कक्षा 6 को लेकर के। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। और ये हमारा स्पेशल एनसीईआरटी बैच है जिसके माध्यम से आप लोग आईएएस पीसीएस का फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और अगर इसको आप तैयार नहीं करते तो किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लीजिए, उसमें आप लोगों को बेस कभी पता नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर की चीजें आपको बता दी जाएंगी और आप नोट्स बना करके घर चले आएंगे और खुश रहेंगे, और उससे कुछ नहीं होता। बाद में जाकर के आप लोग परेशान रहते हैं क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, इस चीज को आगे प्रमोट करने के लिए आप लोग हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, एनसीईआरटी विद मनोज सर। देखिए, मैंने एनसीईआरटी के लिए अलग सेक्शन बनाया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी विद मनोज सर अलग से ही मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है।
अलग से एक यूट्यूब चैनल है जिसमें केवल एनसीईआरटी और बेसिक चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जबकि बाकी आईएएस पीसीएस के फाउंडेशन के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो है मनोज आईएएस। अब दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एनसीईआरटी के सारे सेक्शन आप इसी पर मिलेंगे, एनसीईआरटी और बेसिक स्टडी को लेकर के जो भी सेक्शन मिलेंगे वो इसी पर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें पहला लेक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। बात आती है कि इसमें इस पूरी किताब में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन होता क्या है, नंबर एक। नंबर दो, इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए। और नंबर तीन, इस पुस्तक में जिन जिन 4 यूनिट की बात की गई है उस यूनिट को, सार को समझना बहुत जरूरी है। किताब पढ़ने से पहले हमें सार समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने सार नहीं समझा तो फिर हमें पुस्तक समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कैसे, देखिए जनरली स्टूडेंट करते क्या है कि वो पहला चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं और लास्ट तक पहुंच जाते हैं। और जब उन लास्ट तक पहुंचते हैं तो पता चला पहले चैप्टर की बहुत सारी चीजें उनके दिमाग से आउट हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग से आउट हो चुकी हैं। वो उनकी शिकायत है कि हम चीजों को मेमोराइज कैसे करें, हम उसको लर्न कैसे करें, उसको अपने दिमाग में सेट कैसे रखें। तो उसका एक ही तरीका है कि हम पहले उसकी पूरी किताब के सार को समझने की कोशिश करें कि इस पूरी किताब में दिया क्या है, उन चैप्टर या उनकी यूनिट के बारे में जानने की कोशिश करें, वो यूनिट क्या क्या है। और उसको वो अगर हमारे दिमाग में सेट हो गई तो हमको पता चल जाएगा कि इस सेक्शन में ये है, 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 यानी कि इनमें इन चीजों के बारे में बात की गई है। और अगर किसी भी स्तर पर कहा जाए कि 6th क्लास की इस एनसीईआरटी के बारे में आप 200 शब्दों में एक कमेंट लिखिए, तो आप इजीली इन 4-5 पॉइंट में जो यूनिट दी हुई हैं उनके आधार पर आप लिख सकते हैं। सब कुछ तो 200 शब्दों में नहीं आ सकता, यही तो यूपीएससी की डिमांड है कि 200 वर्ड्स में सब कुछ आप डाल दीजिए। वो कैसे होगा, सारा कंटेंट पॉसिबल नहीं है। जो आप जानते हैं, जिसके आप विद्वान हैं, उसका सार चाहिए। वो यही चाहता है कि आप उसके अंडरस्टैंडिंग रखते हैं या नहीं। यस, तो चलिए, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्या होता है। देखिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम एक सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। और समाज में रहते हैं तो समाज में सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तमाम सारी व्यवस्थाएं हम लोग जीते हैं, उनको बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, किन किन चीजों के बारे में जानते हैं, किस किस चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कैसे संचालित होती है, कैसे नहीं होती है, तो उसका सार हमें पता होना जरूरी है। तो सामाजिक राजनीतिक जीवन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक मनुष्य को, साधारण तौर पर कह सकते हैं, अपनी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बीच का जो तारतम्य है, दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, वो क्लियर हो सके कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक जीवन को, सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है, कैसे प्रभावित नहीं करती है, और राजनीतिक व्यवस्था में कौन भाग लेता है, कैसे भाग लेता है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी है कि हमारी पूरी व्यवस्था, समाज की जो व्यवस्था है वो कैसे संचालित होती है, इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बारे में इसमें जानकारी है। तो सामाजिक राजनीतिक जीवन क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोग मिलकर के अपने तरीके से उस चीज को बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और इसी में यह बताया जाता है कि सरकार क्या होती है, सरकार कितने प्रकार की होती है, सरकार में भाग कौन कौन लेते हैं, कौन कौन नहीं लेते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी है। सरकार यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, इन सब चीजों के बारे में जानकारी इसमें दी होती है। अब बात आती है कि हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसके 2 पॉइंट हैं, एक व्यक्तिगत स्तर पर, पर्सनल लेवल पर, कि हमें इससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, हमको अपने समाज के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। वो जानकारी नहीं जो हमें किसी भी गांव मोहल्ले की चौपाल या किसी भी जगह जमघट में हम लोग पढ़ते लिखते हैं या सुनते रहते हैं। वहां पर कुछ भी सुनाया जाता है कि हम प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, देश के राष्ट्रपति को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। वो बिना किसी बेस के है। जबकि इसमें सामाजिक राजनीतिक जीवन की इस व्यवस्था में हमें टू द पॉइंट सटीक जानकारी की जरूरत है, क्योंकि हम अवेयर पीपल हैं, अवेयर सिटीजन हैं, हम कॉमन मैन नहीं हैं, इससे ऊपर हैं, पढ़े लिखे हैं। तो हमें टू द पॉइंट सही जानकारी होनी चाहिए कि समाज में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है,
ठीक है ना। दूसरा, यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसके संदर्भ में देखा जाए तो आप एक चीज देखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के जितनी भी मुख्य परीक्षाएं हैं, प्रारंभिक परीक्षा तो सोच जान ही रहिए, उसमें भी आपको जरूरत पड़ेगी। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों इस सार पर बेस्ड है। उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि इसमें पूछे जाते हैं आपके कौन से कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, उसके बारे में पूछे जाते हैं। और वो कंसेप्ट आपके कहां से क्लियर होने हैं? यहां से। बड़ी बड़ी टेक्स्ट से नहीं होने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की किताबों से नहीं होने, बड़े बड़े लेक्चर से नहीं होने, वो यहां से होने हैं, ठीक है ना। इसलिए उस सार को समझना बहुत जरूरी है व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इसलिए हमें इसको पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज और, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अगर इसको हम पढ़ते हैं तो ये एक सेक्शन आता है ऐसे का, निबंध। ऐसे निबंध में कई सारे निबंध के सेक्शन रहते हैं। अब तो 2 सेक्शन होने लगे, पहले एक ही सेक्शन होता था, 2 सेक्शन होते हैं आईएएस में, और पीसीएस में 3 सेक्शन होते हैं। उनमें से एक सेक्शन होता है सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर आपको निबंध लिखना है। यस, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर आपको निबंध लिखना है। तो वो यहीं से आपको क्लियर होगा कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे नहीं प्रभावित करते। और निबंध अगर का सार अगर यहां से हम नहीं मिलेगा तो हम कैसे लिख पाएंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। 2005 में एक निबंध पूछा गया था, न्याय गरीबों तक पहुंचना चाहिए, जस्टिस शुड बी रीच टू द पुअर। न्याय व्यवस्था देखा जाए तो एक राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक है, और गरीबी जो व्यवस्था है वो समाज की है। और दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित नहीं करते, यही उसके सार में पूछा गया था। और सोचिए, एक 200 नंबर में से 200 में ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, 200 नंबर में से मुझे 118 नंबर मिले थे, यानी कि लगभग मान के चलिए तो 60% के आसपास उस समय में। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं निबंध लिखने। तो निबंध के लिए तो समझ लीजिए ये रामबाण टॉपिक है। इसलिए इस चीज को, एक एक चीज को बहुत गहराई से और बेसिक तरीके से समझने की जरूरत है, दिमाग में सेट करने की जरूरत है। क्लियर है? चलिए, अब इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं उसको देख लीजिए। इसमें 4 यूनिट दी हुई है पूरी पुस्तक में। एक, डायवर्सिटी, विविधता के बारे में बात की गई है कि विविधता समाज में, देश में, व्यवस्था में कैसे कैसे है। दूसरी है सरकार क्या होती है, उसके बारे में जानकारी है। तीसरी है स्थानीय सरकार और प्रशासन के, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसका प्रशासन कैसे होता है। और आजीविका, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का स्तर क्या क्या है, लोग कैसे कैसे रहते हैं, कैसे कैसे नहीं रहते। क्योंकि जब तक ये आजीविका के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक वो राजनीति में कैसे प्रभावित होते हैं ये आप नहीं समझ सकते। आप जानते हैं कि आज भी हमारे यहाँ जब इलेक्शन होते हैं तो लोगों को शराब और पैसे बांटे जाते हैं। क्या कोई पैसे वाला व्यक्ति जिसके पास ठीक ठाक स्थिति है, जो रोजी रोटी अपनी ठीक ठाक चलाता है, क्या वो शराब और पैसे के लिए अपना वोट देने जाएगा? नहीं। बहुत सारे मजबूर लोग होते हैं जिनके पास ये सब नहीं होता, वो बताते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को देखने की जरूरत है। ये देखिए, ये है टॉपिक, ये देख लीजिए। पहला टॉपिक है विविधता को लेकर के, जिसमें दो चैप्टर दिए हुए हैं। विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, और विविधता एवं भेदभाव, यानी कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। 2 चीजें इसमें दी हुई हैं। दूसरा सेक्शन है, सेकंड यूनिट है सरकार यानी गवर्नमेंट। पहला टॉपिक दिया हुआ है सरकार क्या होती है, और दूसरा लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे सरकार होती क्या है। हम लोग रोज सुनते हैं, डेली सुनते हैं, डेली काम करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जानते व्हाट इज द गवर्नमेंट। और इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, ये समझने की जरूरत है, इसके सार को समझने की जरूरत है। यही है एनसीईआरटी। थर्ड यूनिट है स्थानीय सरकार और प्रशासन, जिनमें 3 चीजों के बारे में बात की गई है। पंचायती राज व्यवस्था यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गांव का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज, नगर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अर्बन एरियाज। ये 3 चीजों के बारे में दी रखी है। और 4th यूनिट है आपकी आजीविकाएं, यानी कि लाइवलीहुड्स। लोग की आजीविका क्या है, कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, उन सब चीजों के बारे में। तो उसमें 2 चीजें हैं, आजीविका के साधन कहां पर, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, इन रूरल एरियाज एंड द अर्बन एरियाज। क्लियर है?
तो इन 4 यूनिट के बारे में इसमें दिया हुआ है और इसको समझ लीजिए। सोचिए कि यहां से आपको कितनी सारी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों आज ये मत सोचिएगा कि हम छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बल्कि ये सोचिए कि मनोज सर के साथ आज हमको सीखने को क्या मिलेगा, निबंध में इसका क्या उपयोग होगा, जो चीजें आज तक हमने नहीं पढ़ी, जो गहराई से नहीं समझी, उसको हम कैसे सीखेंगे। समझ लीजिए कि देखिए इसको आपको क्या कहूं मैं, 2005 का जो मैंने मेंस क्वालिफाई किया था वो एनसीईआरटी पर ही क्वालिफाई किया था, एनसीईआरटी पढ़ करके, कुछ और नहीं पढ़ा था, बस उसका सार समझ करके आंसर लिख करके आना था। एग्जामिनर ने उसको जस्टिफाई किया और नंबर दे करके उसे मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया। हार्ड लक नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन ये सच्चाई है, वही चीज है इसमें। इसके सार और इसके नोट्स को बना लेंगे, देख लेंगे, तो किसी बड़ी से बड़ी किताब में नहीं होगा। क्या आपको लगता है लक्ष्मीकांत में ये सब चीजें दे रखी होंगी? पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान तो दे रखे होंगे संविधान में क्या है, लेकिन गांव का प्रशासन कैसे चलता है, नगर का प्रशासन कैसे चलता है, पंचायती राज व्यवस्था एक एप्लीकेशन के लेवल पर, अप्लाइड लेवल पर कैसे काम करती है, व्यवहारिक तौर पर कैसे काम करती है, ये नहीं दे रखा है। तो व्यवहारिकता यहां से समझ में आनी है। क्लियर है? चलिए अब देखिए पहला टॉपिक जो मैंने कहा था कि इसमें 2 चैप्टर दिए हुए हैं, विविधता की समझ और दूसरा विविधता एवं भेदभाव, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इन दोनों चैप्टर्स में एक एक चीज दे रखी है। पहले में तो डाइवर्सिटी को समझाया हुआ है। डाइवर्सिटी हमारी विविधता जो है, क्षेत्रीय विविधता हो सकती है, बात मेरी समझने का, क्षेत्रीय हो सकती है, लैंगिक हो सकती है, ठीक, सामाजिक विविधता हो सकती है, सांस्कृतिक विविधता हो सकती है, तमाम तरह की विविधता हो सकती है। और उन विविधताओं को समझना बहुत जरूरी है। सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ये सब क्या है, हमारी विविधताएं हैं। और भारत क्या है, विविधताओं का देश है। इसी में समझाने की कोशिश की गई है। अगर एक निबंध आ जाए कि जो भारत की जो पहचान है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो आयाम है, विविधता में एकता, तो एकता तो तब समझ में आएगी जब हम विविधता को समझें। उस पर निबंध कैसे लिखेंगे? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी हमारे यहाँ कितनी है? भाषाई विविधता है, कितने तरह की भाषा है। हमारे यहाँ रेशियल विविधता है, प्रजाति विविधता है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो आपके कौन लोग हैं, मंगोल प्रजाति के हैं, इधर हम लोग अलग हैं। साउथ इंडिया में अलग लोग हैं, उनकी अलग है। बोलचाल, खान पान, भाषाई, कपड़ों की, हर तरह की विविधता है, लेकिन फिर भी हम एक हैं, यही तो समझना है। तो इसमें इसी चीज को समझाने की कोशिश की गई है। इस चीज को समझेंगे नहीं तब तक दो सोचिए कि अगर आप ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, एक बड़े लेवल पर राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करेंगे, तो इतनी विविधता को समाते हुए आप सारी चीजों को कैसे करेंगे, कैसा कानून बनाएंगे, कैसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सब लोग समाते हों। और दूसरे टॉपिक है इसमें विविधता एवं भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब जरूरी यह है कि विविधता भी है तो नेचुरल सी बात है, भेदभाव भी होता है, लैंगिक भेदभाव होता है, प्रजातीय भेदभाव होता है, नॉर्थ और साउथ का भेदभाव होता है, ठीक है ना, तमाम तरह के भेदभाव होते हैं। क्या इन भेदभाव के होते हुए हम राजनीतिक व्यवस्था को समझ सकते हैं? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें ये दोनों चीजों के बीच में अंतर को समझाया गया है। विविधता एक अलग चीज है और भेदभाव एक अलग चीज है। विविधता तो खान पान का हो सकता है, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया का हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उनके बीच में भेदभाव करते हो। हम नहीं करते। हम लोग साउथ के लोगों के साथ भी उतना ही एंजॉय करते हैं। हमारे कई सारे मित्र हैं, ठीक है, साउथ की क्या मूवीज हम लोग नहीं देखते। यस, तो जरूरी नहीं कि हम भेदभाव करें, लेकिन कुछ लोग भेदभाव करते हैं। अपने गांव में चले जाइए तो जातीय भेदभाव करते हैं, प्रजातीय भेदभाव करते हैं। तो इन दोनों चैप्टर में इसी चीज को समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। दूसरा इसमें टॉपिक दिया हुआ है सरकार, गवर्नमेंट। तो पहले में ये टॉपिक दिया हुआ है कि गवर्नमेंट क्या होती है, और दूसरे में लोकतांत्रिक गवर्नमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, लोक मूल तत्व क्या क्या हैं, इन दो चीजों के बारे में। तो पहला जो टॉपिक है वो इसमें यही समझाया गया है कि सरकार होती क्या है, सरकार का गठन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, और सरकार के कार्य क्या होते हैं, हमारे लिए कैसे कार्य करती है, सरकार के प्रकार क्या क्या हैं। जैसे पहले राजतंत्र होता था, वो भी एक सरकार थी। अब लोकतंत्र होता है, वो भी एक सरकार है। एक गणतंत्र होता है, वो भी सरकार का स्वरूप है। एक भीड़तंत्र होता है, जिसमें जनता ही अपना सारा फैसला कर लेती है, जो मॉब लिंचिंग हम जिसको कहते हैं, भीड़ द्वारा हत्याएं करना, अपने आप खुद फैसला कर लेना। ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं सरकार के। तो जब तक इनको नहीं समझेंगे, इनके अंतर को नहीं समझेंगे, तब तक आप कैसे समझ पाएंगे कि हमें वास्तव में सरकार कैसी चाहिए, कैसी सरकार चाहिए। अब आप खुद बताइए, जब तक इनके अंतर को ना समझे।
तो इस चैप्टर में इसी चीज को समझाने की कोशिश की गई है। सरकार क्या होती है, सरकार के कार्य क्या है, सरकार के प्रकार क्या है, उनको समझिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि हमने जो मॉडल अपनाया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, लोकतांत्रिक सरकार का, कितना अच्छा है और कितना बढ़िया है, कितना घटिया है, उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाइयां हैं, वो सारी चीजें इससे समझ में आएंगी। ठीक है ना। और इसी में अगला चैप्टर दिया हुआ लोकतांत्रिक सरकार के मूल तत्व। अब हमने लोकतांत्रिक सरकार को अपनाया हुआ है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, तो उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं, किन किन चीजों पर उसमें बात की गई है, कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन कौन सी चीजें जरूरी नहीं है। जैसे कहा जाए कि स्वतंत्रता, निष्पक्षता, इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी, प्रेस की स्वतंत्रता, अगर ये सब चीजें नहीं होंगी, तो क्या हमको लोकतांत्रिक मूल्य के जो असली चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत है, क्या वो हमको मिल पाएंगी? नहीं, हम पर प्रतिबंध लग जाएंगे। जैसे चाइना में है, वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां एक अलग व्यवस्था है जहां पर किसी व्यक्ति को सरकार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन हम सरकार के खिलाफ बोल करके उसकी कमियों को गिनाते हैं। गिनाएंगे नहीं तो सरकार हमारे लिए सुधार कैसे करेगी? इन सब चीजों को ही यहां समझना है। मैंने कहा ना कि अप्लाइड सेक्शन है, एनसीईआरटी नहीं है। ये समझ लीजिए कि एक रामबाण दवा है, गागर में सागर भर करके जो आपको दिया हुआ है वो कंटेंट है इसमें, उसको समझना है। इसी तरह से आपका तीसरा जो चैप्टर है स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में, तो इसमें 3 चीजें दे रखी हैं। एक पंचायती राज प्रणाली के ग्रामीण और शहरी स्तर पर आपका जो प्रशासन है, प्रशासन व्यवस्था है, सरकार है, उसका गठन कैसे होता है, उसमें लोग कैसे कार्य करते हैं, वो कार्य क्या क्या है, ठीक है ना। उन सब चीजों के बारे में प्रावधान दिए हुए हैं जिससे कि हम समझ सकें स्थानीय स्तर पर कौन कौन उसमें भाग लेता है, कैसे कैसे भाग लेता है, इन सब चीजों के बारे में। और इसी तरह की व्यवस्था दे रखी है गांव के प्रशासन और नगर प्रशासन के बारे में डिटेल में, कि गांव में और नगर में ये स्थानीय व्यवस्था प्रशासन कैसे संचालित होता है। इसमें केवल लक्ष्मीकांत की किताब की तरह केवल प्रोविजन नहीं दे रखे कि आर्टिकल दे रखे हो, इस आर्टिकल में ये प्रावधान है, इस आर्टिकल में ये प्रावधान है, वहां पर इसका इलेक्शन ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं। इसमें वो सब चीजें तो दी हुई हैं, साथ के साथ एक चीज दी हुई है कि अप्लाइड ऐसा होता है तो वहां पर क्या होता है, कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। अप्लाइड सेक्शन हकीकत में इसी को पढ़ने के बाद ही आपको लक्ष्मीकांत सही मायने में समझ में आती है, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। और अगला है लाइवलीहुड, जीविका, आजीविका, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र के लोग कृषि करते हैं अपने काम के लिए, छोटे मोटे उद्योग धंधे चलाते हैं, छोटे मोटे, ज्यादा बड़े नहीं, पशुपालन करते हैं, यहीं से उनकी अपनी आजीविका है। वन संसाधन से अपने रिसोर्स जुटाते हैं, तो यहां से वो अपनी इनकम लेते हैं। और इससे कितनी इनकम होती है आप समझ सकते हैं, कैसे उनका जीवन जीते होंगे और उसका राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक व्यवस्था उनके इस विकास के लिए क्या काम करती है, ये समझना तभी समझ में आएगा जब हम उसके सही नेचर को, सही चीजों को समझ पाए। और यही सेम चीज शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कृषि नहीं होती, पशुपालन नहीं होता, वहां उद्योग चलते हैं, सेवा क्षेत्र चलता है, ठीक है ना, और अन्य महत्वपूर्ण चीजें चलती हैं जो कि आपकी कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं है। यानी कि यहां पर हमें मजदूरों की जरूरत ज्यादा पड़ती है, और यहां पर मजदूर भी रहते हैं, मालिक भी रहते हैं, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, और शहर की सारी व्यवस्था यहां पर रहती हैं। यहां पर उनकी अलग अलग डिमांड होती है, लोग यहां आकर के बसते हैं गांव से, तो वहां पर क्या किस तरह का प्रशासन की व्यवस्था खराब होती है, अच्छी होती है, कौन कौन सी बढ़ानी पड़ती है, ये समझना जरूरी है। और जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि बढ़ता हुआ शहरीकरण हमारे लिए किस प्रकार की समस्याएं पैदा करता है, किस प्रकार के लाभ देता है। आखिर लोग ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं रहना चाहते, वहां से पलायन क्यों कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को तभी समझ में आएंगे जब इनके बेसिक कंटेंट को आप लोग समझें। तो दोस्तों, आज मैंने इस क्षेत्र, इस पॉलिटी के सेक्शन में, इस छठी क्लास की जो एनसीईआरटी है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के चारों यूनिट के कोर को समझाने की कोशिश की है, जिससे कि मैं ये समझा सकूं कि आप लोगों को कि इस किताब को पढ़ने से पहले हमको एक सार मिल जाए, हम लोगों को परेशानी ना हो कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो दोस्तों, आज मैंने केवल इसमें एक सार समझाने की कोशिश की है, जिससे कि हम इसके चैप्टर बाय चैप्टर जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें से अपने मतलब की चीज निकाल पाएंगे, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। तो लेकिन आज के लिए आपको एक मैं प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं, क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है
कि भारत में समाज और राजनीति एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है? कैसे प्रभावित करती है? हाउ टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द सोशल सिस्टम इन इंडिया टू बाय ईच अदर। क्लियर? इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे, मेरा जो टेलीग्राम नंबर है 6398189646 पर आप आंसर लिख करके भेजिए मुझे। आज के लिए क्वेश्चन है, और इसको जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में, जो हमारा जो चैनल है एनसीईआरटी विद मनोज सर, इसके कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए आज आपकी क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। और दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही हमारी स्ट्रेंथ है। जब मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं तो छोटा सा आप लोगों से सहयोग चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को प्रमोट करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं तैयार करूंगा, आप लोग मुझे लिख करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव ए नाइस डे।